अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 6 कॉस्टिंग ऑफ सर्विस सेक्टर की थ्योरी। इससे पहले हम लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर नंबर 5 की थ्योरी कवर करी। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देखा था। पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 कॉस्टिंग ऑफ सर्विस सेक्टर में, चैप्टर नंबर 6 में हम लोगों ने देखा था डिस्कस विद एग्जांपल द बेसिक कॉस्टिंग मेथड टू असाइन कॉस्ट टू सर्विस। मतलब सर्विस को आपको कॉस्ट असाइन करना है, जिसके लिए कौन सा मेथड आप फॉलो करोगे। जॉब कॉस्टिंग मेथड, प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड और हाइब्रिड कॉस्टिंग मेथड, 3 मेथड के बारे में हमने चर्चा करी थी। उसके बाद हम लोगों ने अगला क्वेश्चन देखा था गिव एन अप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस सेक्टर। इन सब सर्विस सेक्टर के लिए हम लोगों ने अप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट बताया था। जनरली हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में अगले क्वेश्चन में कि अप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट बताना जो होता है वो एक काफी डिफिकल्ट टास्क होता है। कॉस्ट यूनिट इज ऑफन डिफिकल्ट टू डिफाइन। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमारा इसमें कवर हो जाता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग, सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है। तो पहला एक हम लोगों ने देखा था एक्टिविटी जो होता है वो लेबर इंटेंसिव होता है। सर्विस सेक्टर में हम लोगों ने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स में कि एक्टिविटी जो होता है लेबर इंटेंसिव होता है। दूसरा कॉस्ट यूनिट डिफिकल्ट होता है डिफाइन करना। तीसरा हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था कि प्रोडक्ट में पे कॉस्ट में या फिर पीरियड कॉस्ट में हम लोग जनरली क्लासीफाई कर देते हैं। सर्विस सेक्टर में किए गए खर्चे को भी हम लोग जनरली प्रोडक्ट कॉस्ट में या फिर पीरियड कॉस्ट में क्लासीफाई कर देते हैं। इसका कारण 3 बताया गया था, जिसमें हम लोगों ने पहला कारण देखा था कि ऐसा इसलिए करते, करा तो खर्चा सर्विस सेक्टर पे, लेकिन सर्विस पे उसको ना चार्ज करके हम लोगों ने प्रोडक्ट पे या फिर पीरियड कॉस्ट पे चार्ज कर दिया, पीरियड या प्रोडक्ट कॉस्ट पे चार्ज कर दिया। क्योंकि टू डिटरमाइन पर यूनिट कॉस्ट, फिनिश गुड्स का पर यूनिट कॉस्ट आप डिटरमाइन करना चाहते हो सेलिंग प्राइस एग्जैक्ट डिटरमाइन करने के लिए। या फिर दूसरा कारण होता है कि रिपोर्ट करना चाहते हो कॉस्ट पर यूनिट को। और तीसरा कारण हमने देखा था कॉस्ट कंट्रोल करना या फिर कॉस्ट रिडक्शन का पर्पस आप पूरा करना चाहते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में इतनी सारी चीजें कवर करी थी। इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, हमारा बोलता है कस्टमर प्रोफाइलिंग। कस्टमर प्रोफाइल करना एक इंपॉर्टेंट होता है चार्जिंग कॉस्ट के लिए। कॉस्ट जब आप चार्ज करते हो तो फिर कस्टमर का प्रोफाइल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक्सप्लेन करना है इस स्टेटमेंट को इन लाइट ऑफ कस्टमर कॉस्टिंग इन सर्विस सेक्टर। कस्टमर कॉस्टिंग के लाइट में आपको इन टर्म को एक्सप्लेन करना है। कस्टमर प्रोफाइल इज एन इम्पोर्टेंट इन चार्जिंग कॉस्ट। कॉस्ट को चार्ज करने के लिए कस्टमर प्रोफाइल बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आखिर ये कस्टमर कॉस्टिंग क्या होता है, बहुत सारे कॉस्टिंग पढ़े हमने, कस्टमर कॉस्टिंग क्या होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये एक नया अप्रोच होता है मैनेजमेंट का। ये एक नया अप्रोच होता है मैनेजमेंट का। जनरली पब्लिक रिलेशन के साथ, पब्लिक रिलेशन जो हम लोग बनाते हैं यानी कि कस्टमर के साथ रिलेशन बनाते हैं, और कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी खर्चे करती है। उस जो खर्चे करे हैं उसको डिफिकल्ट होता है क्वांटिफाई करना कि कितना बिजनेस में उसका बेनिफिट मिला, वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है डिटरमाइन करना। खासकर जो होता है कॉमन कॉस्ट जो होता है वो आप सारे कस्टमर के बीच में एलोकेट कर देते हो, सारे कस्टमर से कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली चार्ज करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ कॉमन कॉस्ट को आप चार्ज करते हो तो आपको काफ़ी खर्चे पब्लिक रिलेशन पे करने पड़ते हैं, जिसको क्वांटिफाई करना एग्जैक्टली मॉनेटरी टर्म में काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होता है। ठीक है, तो कस्टमर कॉस्टिंग मैनेजमेंट का एक नया अप्रोच होता है जिसका मेन थीम होता है कस्टमर का सेटिस्फैक्शन। मतलब कस्टमर को जितना अच्छा सर्विस देंगे, जितना सेटिस्फाई करेंगे, उसके हिसाब से उसको चार्ज करना है। कई ऐसे सर्विस होते हैं, कई ऐसे सर्विस इंडस्ट्रीज होते हैं जहां पर पब्लिक रिलेशन बनाने का आउटपुट टर्म में कितना फायदा मिला ये पता नहीं चल पाता है। मतलब क्वान्टिफाई करना एक्सट्रीम डिफिकल्ट होता है। इसीलिए हम लोगों को कस्टमर प्रोफाइलिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कस्टमर प्रोफाइलिंग की जरूरत पड़ती है। कभी कभी कुछ कस्टमर को हम लोग ज़्यादा सर्विस देते हैं, मतलब कभी कभी कुछ कस्टमर को सर्विस देने में ज़्यादा खर्च लग जाता है। स्पेशली कॉमन कॉस्ट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। इसकी वजह से कॉमन कॉस्ट का अमाउंट काफ़ी बढ़ जाता है। कॉमन कॉस्ट मतलब सारे के सारे कस्टमर से जो चार्ज करना है। ठीक है, तो इसके लिए कस्टमर सर्विस का जो है वो कंसेप्ट आया, कस्टमर कॉस्टिंग जो है का कंसेप्ट आया। मतलब क्या, ये कॉमन कॉस्ट जो होता है वो सारे कस्टमर से इक्वल बेसिस पे चार्ज कर लिया जाता है। ठीक है, किसी पार्टिकुलर कस्टमर से आप चार्ज नहीं कर सकते हो। तो इस कॉमन कॉस्ट में जितना कम से कम हो सके स्पेसिफिक चार्ज आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इस चीज़ को ही हम लोग कस्टमर कॉस्टिंग के नाम से बुलाते हैं। और कस्टमर कॉस्टिंग करने के लिए हम लोगों को कस्टमर प्रोफाइल बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है। प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, कौन कौन से एक्टिविटी ले रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे प्रोफाइल बनाया जाता है। कौन कौन से सर्विस आप ले रहे हैं। अगर किसी बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो कई तरह की एक्टिविटी बैंक प्रोवाइड करती है, जैसे चेक को स्टॉप कराना, कैश को विड्रॉ करना, पासबुक अपडेट करना, डुप्लीकेट पासबुक इशू करवाना,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, कई तरह की एक्टिविटी जो है परफॉर्म करती है बैंक। ऐसी स्थिति में सारे कस्टमर से, मान लो कि एक कस्टमर ने 2 महीने में 6 बार जो है वो कस्टमर ने चेक इशू करवाया, तो आप उसको कॉमन खर्चे में अगर डाल देते हो तो उस खर्चे को सारे के सारे अपने बैंक के कस्टमर से एलोकेट करोगे, तो ये उचित नहीं होगा। इसकी वजह से कस्टमर प्रोफाइलिंग करना काफ़ी जरूरी होता है। तो ऐसी स्थिति में सब जो है कस्टमर से आप इक्वल चार्ज नहीं कर सकते हो, ये ठीक नहीं है। इसकी वजह से आपको कस्टमर प्रोफाइल करना पड़ेगा एक्टिविटी के हिसाब से, मतलब अलग अलग चार्ज जो होंगे वो आपको करने पड़ेंगे वर्क का, मतलब अलग अलग वर्क का अलग अलग चार्ज करना पड़ेगा। जो कस्टमर की कैटेगरी, इसके लिए आपको बांटनी पड़ेगी, किस कैटेगरी में आप कस्टमर को बांटे हो और किस कैटेगरी की वो सर्विस अवेल कर रहे हैं एक्चुअली, उसके हिसाब से उसको चार्ज करना है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कस्टमर कॉस्टिंग बोलते हैं और इसके लिए कस्टमर प्रोफाइलिंग करना काफ़ी ज़रूरी होता है। कस्टमर का यहाँ पर हम लोग कस्टमर प्रोफाइल इज इम्पोर्टेंट किस चीज़ के लिए होता है, एनालाइज करने के लिए। इसको हम लोग कैटेगरी ऑफ कॉस्ट नीड्स टू एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर प्रोफाइलिंग, किस किस कैटेगरी में हम लोग बांटेंगे कस्टमर को। तो कस्टमर स्पेसिफिक कॉस्ट, पहला खर्चा है हमारा कस्टमर स्पेसिफिक कॉस्ट, जो कॉमन कॉस्ट सब कस्टमर प्लस स्पेसिफिक कस्टमर से चार्ज करना है, उसको हम लोग कस्टमर स्पेसिफिक कॉस्ट के नाम से डालेंगे। ठीक है, इसमें भी हम लोग कस्टमर स्पेसिफिक कॉस्ट में जो एक्सट्रीम कॉमन खर्चे होंगे, फिर इस कैटेगरी के 1, कैटेगरी 2 इस टाइप की कस्टमर के हिसाब से हम लोग बांट देंगे कि हाँ इस कस्टमर से इतना चार्ज करना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट बनता है कस्टमर लाइन कैटेगरी। कस्टमर लाइन कैटेगरी, एक टाइप के कस्टमर को एक कैटेगरी में बांटकर, मतलब एक टाइप के कस्टमर को आप एक कैटेगरी में बांट दोगे, हाँ इस टाइप के ये कस्टमर हैं तो इनको इस कैटेगरी में बांटते हैं और इनको ये चार्ज करेंगे हम। ठीक है, तो इनके लिए अलग कॉमन खर्चा का हिसाब किताब बनेगा। उसके बाद कंपनी कॉस्ट, कंपनी कॉस्ट जैसे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट वगैरह सब, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट वगैरह सब जो आप करते हो वो स्पेसिफिक कस्टमर से चार्ज ना करके कंपनी का एक्सपेंडिचर मानते हैं और कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं, इसको हम लोग कंपनी कॉस्ट बोलते हैं। तो कैटेगरी ऑफ कॉस्ट नीड्स टू एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर प्रोफाइलिंग, इसी कस्टमर प्रोफाइलिंग के बेसिस पर हम लोग कैटेगरी में बांटते हैं कॉस्ट को। कस्टमर प्रोफाइलिंग नहीं किया तो कॉस्ट को कैटेगरी में नहीं बांट सकते हैं। उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा। आपके प्रैक्टिस मैनुअल के हिसाब से मैंने आपको आंसर बताने की कोशिश करी है और आप एक बार जस्ट प्रैक्टिस मैनुअल में आप इस चैप्टर को खोल के उसके आंसर को पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कस्टमर प्रोफाइलिंग इज एन इम्पोर्टेंट इन चार्जिंग कॉस्ट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ कस्टमर कॉस्टिंग इन सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो ये कस्टमर कॉस्टिंग नया अप्रोच होता है मैनेजमेंट का। पब्लिक रिलेशन से कितना बेनिफिट मिला उसको क्वांटिफाई करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। कॉमन कॉस्ट को एलोकेट करना जो होता है वो काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होता है, इसीलिए प्रोफाइलिंग करने की ज़रूरत पड़ी, कस्टमर प्रोफाइलिंग करने की ज़रूरत पड़ी। इसी कस्टमर प्रोफाइलिंग की वजह से हम लोग कॉस्ट को कैटेगरीज में बांट सकते हैं। कैटेगरी नीड्स टू एनालाइज, किस किस कैटेगरी में हम लोग एनालाइज करते हैं कॉस्ट को, कस्टमर स्पेसिफिक कॉस्ट, कस्टमर लाइन कैटेगरी और कंपनी कॉस्ट। कस्टमर स्पेसिफिक कॉस्ट में हम लोग जो कॉमन सारे खर्चे होते हैं प्लस स्पेसिफिक किसी कस्टमर से चार्ज करा है तो वो सारे खर्चे आ जाएंगे इसमें। कस्टमर लाइन में एक ही टाइप के सारे कस्टमर को हम लोग डालते हैं और कैटेगरी बना लेते हैं यहाँ पर भी। उसके बाद कंपनी कॉस्ट में जो कंपनी का कॉमन खर्चा होता है जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर वगैरह वगैरह सब, तो वो सब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं, वो ज़्यादातर कंपनी कॉस्ट में आ जाएंगे क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक कस्टमर से चार्ज नहीं किया जा सकता या किसी भी कॉमन फॉर्म में भी नहीं चार्ज किया जा सकता है। इस तरह से हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन आप इसको पॉज करके जस्ट रीड कर लो क्योंकि मैं फास्ट ट्रैक मोड में बता रहा हूँ इसकी वजह से, और मेरा मेन मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके मेमोरी में चीज़ें बैठ जाएँ और आप एग्जाम में प्रेजेंट कर पाओ। अब हम लोग बात करते हैं स्टेट द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स विच आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए किस किस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को आप ध्यान में रखोगे। तो सर्विस टैक्स सेक्टर की बात होती है अगर, तो वहां पे अगर आप परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करना चाहते हो तो किस किस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, मेजर करना चाहते हो किस चीज को, परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करना चाहते हो तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखोगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सर्विस का कि इंटेंजिबल नेचर ऑफ सर्विस। सर्विस का नेचर हमेशा इंटेंजिबल होता है, ज़्यादातर सर्विस का नेचर जो होता है वो इंटेंजिबल होता है। ठीक है, और उसके बाद सर्विस सेक्टर में दूसरी खासियत ये होती है कि जो आउटपुट होता है वो डे टू डे वेरी करता है। एक दिन जितनी इफिशियंसी है जरूरी नहीं अगले दिन उतनी पूरी की पूरी इफिशियंसी होगी, तो सर्विस में जो आउटपुट होता है वो वेरी कर सकता है डे टू डे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो इनसेपरेबल
कई सर्विसेज ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन या कंजम्पशन से जो होते हैं वो सेपरेट नहीं किए जा सकते, इनसेपरेबल होते हैं। ठीक है, जैसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब में आपने देखा कि इनसेपरेबल होते हैं। कई सारे सर्विस जो होते हैं उसको प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन से आप जो है वो सेपरेट नहीं कर सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स में एक चीज़ और आपको कंसिडर करके रहना है कि सर्विस जो होता है वो पेरिशेबल होता है और उसको स्टोर नहीं किया जा सकता है। सर्विस जो होता है वो पेरिशेबल होता है और उसको स्टोर नहीं किया जा सकता है। तो ये सारे कुछ हम लोग ने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जिसको आपको ध्यान में रखना है परफॉर्मेंस मेजरमेंट करते वक्त। पहला पॉइंट देखा मोस्ट सर्विस आर इंटेंजिबल। दूसरा हम लोगों ने देखा सर्विस आउटपुट वेरी फ्रॉम डे टू डे। तीसरा हम लोगों ने देखा प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ मेनी सर्विसेज आर इनसेपरेबल। उसके बाद चौथा हम लोगों ने देखा सर्विस आर पेरिशेबल एंड कैन नॉट बी स्टोर। सर्विस जो होता है वो पेरिशेबल नेचर का होता है और स्टोर नहीं किया जा सकता है। इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 की थ्योरी कवर की। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर आता है ट्रांसफर प्राइसिंग। चैप्टर नंबर 7 आता है ट्रांसफर प्राइसिंग, उसकी थ्योरी हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला हम लोगों को क्वेश्चन क्या पूछता है, इंडिकेट द पॉसिबल डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रीटिंग डिवीजन एज प्रॉफिट सेंटर। अगर आप प्रॉफिट सेंटर की तरह ट्रीट करते हो, अगर आप प्रॉफिट सेंटर की तरह ट्रीट करते हो किसी डिवीजन को, तो आपको क्या क्या घाटा हो सकता है ट्रीट करने का, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं ट्रीटिंग डिवीजन एज प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर को उसको ट्रीट करना है डिवीजन को या नहीं, इन सब बातों को पहले आप जान लो। उसके बाद आप सोचो कि डिवीजन को प्रॉफिट सेंटर जो है वो डिक्लेयर करना अच्छा है कि नहीं, ये टॉप मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी डिवीजन को ही प्रॉफिट सेंटर मान लिया जाता है तो क्या क्या पॉसिबल डिसएडवांटेज होंगे उसके बारे में। पहला हमारा है कि compete with each other, मतलब एक दूसरे के साथ कंपटीशन बना लेगा, डिवीजन आपस में ही compete करने लगेगा और हमेशा एक डिवीजन दूसरे पर अपने एक्सपेंडिचर को थोपने की कोशिश करेगा, मतलब कम से कम चाहेगा कि खर्चा हमें करना पड़े। ठीक है, यानी कि अपना अपना प्रॉफिट बढ़ाने की सोचने लगेगा, यानी कि ओवरऑल बेनिफिट को ना देखकर सब अपने अपने पर ध्यान देने लगेगा, एक दूसरे से कंपटीशन करने लगेगा। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि डिवीजन के बीच में हार्मोनी नहीं होने के कारण आपसी कॉपरेशन कम हो जाएगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल बेसिस पे कम फायदा होगा। ठीक है, तो कोऑपरेशन को एडवर्सली अफेक्ट करेगा। प्रॉफिट सेंटर की तरह आप किसी डिवीजन को ट्रीट कर लेते हो तो वो आपके कोऑपरेशन को ऑर्गेनाइजेशन में एडवर्सली अफेक्ट करेगा। तीसरा हम लोग का डिसएडवांटेज क्या है कि कंपनी का ओवरऑल टोटल प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस करेगा। अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट सेंटर की तरह ट्रीट करते हो, सभी जो है डिवीजन अपना अपना अपने अपने जो है अपने अपने डिवीजन को प्रॉफिट देने के चक्कर में दूसरे डिवीजन का सपोर्ट नहीं करेगी, कॉपरेशन ज़्यादा नहीं कर पाएगी और एक दूसरे से कम्पीट करेगी, यानी कि मार्केट में महंगे दाम पे बेचना चाहेगी सारे डिवीजन, ना कि अपने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को देगी जिसमें ज़्यादा फायदा हम उठा सकते हैं। ये सब कारण से ओवरऑल टोटल प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस कर सकता है। फिर डुप्लीकेशन ऑफ स्टाफ एक्टिविटी का डुप्लीकेशन हो जाएगा, मतलब कि जो कॉमन एक्टिविटी है उसके लिए किए गए खर्च डिसेंट्रलाइज सिस्टम में अगर सही से बांटा नहीं जा सकता है, इसके कारण से क्या होगा कि कोई भी एक खर्चा जो होगा वो डुप्लीकेशन हो जाएगा, मतलब एक डिपार्टमेंट सेम खर्च को बुक करेगी चाहे ऑलरेडी किसी ने बुक करके रखा हुआ है, तो सेम एक्टिविटी को डुप्लीकेशन जो होगा वो करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सपोर्टिव वातावरण नहीं रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद जो हम लोगों का पांचवा लॉस ऑफ कंट्रोल बाय टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट डिविजनल मैनेजर को जो यहाँ पर जिम्मेदारी डेलीगेट कर देती है। जब डिवीजन को प्रॉफिट सेंटर ट्रीट किया जाता है तो टॉप मैनेजमेंट जनरली क्या करती है, वो जो डिविजनल मैनेजर को जिम्मेदारी सारे के सारे डेलीगेट कर देती है। तो टॉप मैनेजमेंट का कंट्रोल जो है वो अपने आप रिड्यूस हो जाता है। टॉप मैनेजमेंट का कंट्रोल रिड्यूस हो जाता है जिससे लॉस या एरर होने का चांस ज्यादा बना हुआ रहता है। लॉस और एरर होने का चांस ज्यादा बना हुआ रहता है। छठा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि कंट्रोल रिपोर्ट का जो सर्विस होता है, मतलब नॉट या लेस इफेक्टिव कंट्रोल रिपोर्ट, तो वो कंट्रोल रिपोर्ट का जो आपका सर्विस होता है वो डिपार्टमेंट बनाती है, वो मे बी जो है वो टॉप मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो। ठीक है, तो नॉट या फिर लेस इफेक्टिव कंट्रोल रिपोर्ट टॉप मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा तो स्ट्रैटेजिक डिसीजन उतने अच्छे से नहीं लिया जा सकेगा। ठीक है, तो नॉट या लेस इफेक्टिव कंट्रोल रिपोर्ट जो होता है वो लेस इफेक्टिव होगा, क्योंकि कंट्रोल रिपोर्ट कौन बनाता है, डिविजनल मैनेजर बनाता है। ठीक है, तो फिर वो जब टॉप मैनेजमेंट को देगा तो टॉप मैनेजमेंट का शायद उसके लिए उतना इफेक्टिव नहीं रह जाएगा। उसके सातवां नंबर पॉइंट बोलता है अंडर यूटिलाइज कॉर्पोरेट कल्चर। तो कॉर्पोरेट कॉम्पिटेंस के अंडर यूटिलाइज का चांस बना हुआ रहता है, मतलब इंडस्ट्री में पीछे रह जाएगा। ठीक है, कॉर्पोरेट कल्चर अंडर यूटिलाइज हो जाएगा, मतलब इंडस्ट्री में पीछे रह जाएगा ये ऑर्गेनाइजेशन।
अगर ट्रीट करेंगे डिवीजन को एक प्रॉफिट सेंटर की तरह। उसके बाद 8वां नंबर पॉइंट क्या बोलता है यहाँ पर कि ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रॉब्लम में जो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस बना रहेगा, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या डिटरमाइन करना है, सभी चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफर प्राइसिंग भी चार्ज करे ताकि हमारा प्रॉफिट अपने डिवीजन का ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे। मतलब एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को ट्रांसफर करते वक्त में प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करना चाहेगी, जिससे आप ट्रांसफर प्राइसिंग जो है ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, भले ही आपकी जो है आप वेरिएबल कॉस्ट पर ट्रांसफर कर सकते हो क्योंकि आपके पास जो है कैपेसिटी जो है वो एक्स्ट्रा अवेलेबल है, उसके बावजूद भी अनयूटिलाइज कैपेसिटी एक्स्ट्रा अवेलेबल होने के बावजूद भी आप चाहोगे कि मार्केट प्राइस पे चार्ज करें, ज़्यादा प्राइस पे चार्ज करें अपने डिवीजन से। इसकी वजह से ट्रांसफर प्राइस जो है कैलकुलेट करने में काफ़ी पंगा होगा। उसके बाद 9वें नंबर पॉइंट में हम लोग देखते हैं सुटेबल प्रॉफिट सेंटर को पहचानना और डिफाइन करना कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाएगा। यहाँ पर सुटेबल प्रॉफिट सेंटर को किस चीज़ को डिवीजन में भी किस चीज़ को एक्चुअली सुटेबल प्रॉफिट सेंटर माने, इस चीज़ को जो होता है वो डिफाइन करना और आइडेंटिफाई करना काफ़ी जो है वो डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। और उसके बाद 10वां नंबर पॉइंट बोलता है कंफ्यूजन बना रहेगा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में कि किस डिवीजन का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। डिवीजन का रिजल्ट कंफ्यूज करता है मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस को, मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस का उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। तो इस तरह से 10 पॉइंट में दिया गया है। इंडिकेट करना है हम लोगों को पॉसिबल डिसएडवांटेज अगर किसी डिवीजन को प्रॉफिट सेंटर ट्रीट करते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन जो है आपस में एक दूसरे से कॉम्पीट करने लगेगी, जिससे कंपटीशन बढ़ेगा, वातावरण ऐसा हो जाएगा कि माहौल गर्म हो जाएगा और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को घाटा हो सकता है, कोऑपरेशन एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है। तीसरा पॉइंट देखा हम लोगों ने, रिड्यूस होगा ओवरऑल टोटल प्रॉफिट, रिड्यूस हो सकता है टोटल प्रॉफिट ओवरऑल में। ठीक है, उसके बाद डुप्लीकेशन ऑफ स्टाफ एक्टिविटीज, लॉस ऑफ कंट्रोल बाय टॉप मैनेजमेंट, नॉट और लेस इफेक्टिव कंट्रोल रिपोर्ट, अंडर यूटिलाइज कॉर्पोरेट कल्चर, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग कैलकुलेशन, डिफिकल्ट टू डिफाइन सुटेबल प्रॉफिट सेंटर, कंफ्यूजिंग परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट आर सम गोल्स ऑफ ए ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या गोल होता है किसी भी ट्रांसफर प्राइसिंग के सिस्टम का, क्या गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या गोल होता है, तो पहला गोल है मोटिवेशन ऑफ डिविजनल मैनेजर, डिविजनल मैनेजर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जिससे वो मोटिवेट होकर अच्छे डिसीजन ले सके ताकि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा मिल सके। ट्रांसफर प्राइसिंग का गोल क्या होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम का क्या गोल होता है, ऐसा सिस्टम बनाओ ट्रांसफर प्राइसिंग कैलकुलेट करने के लिए या ट्रांसफर प्राइसिंग को डिटरमाइन करने के लिए जिससे डिविजनल मैनेजर को खुशी हो, वो उसको अच्छे इंफॉर्मेशन देने हैं ताकि वो मोटिवेट होकर डिसीजन ले सके ताकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को पूरा फायदा हो जाए। ठीक है, उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ डिविजनल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड जो किया गया है ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम के थ्रू उससे डिविजनल का अच्छा परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से इवैल्यूएट हो, यानी कि क्लियर पिक्चर हो। कंफर्मिटी विथ ओवरऑल गोल, ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल गोल है उसके साथ जो है नेक्सस बना रहे डिवीजन का, डिवीजन और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ओवरऑल गोल का जो है नेक्सस बना रहे। ठीक है, और चौथा नंबर पॉइंट देखना है, इंश्योर दैट डिविजनल ऑटोनॉमी इज नॉट अंडरमाइन, किसी भी डिवीजन की ऑटोनॉमी अंडरमाइन ना हो, ये सिस्टम का गोल होना चाहिए कि इंश्योर होना कि किसी भी डिवीजन की ऑटोनॉमी अंडरमाइन ना हो। ठीक है, तो मोटिवेशन ऑफ डिविजनल मैनेजर, इवैल्यूएशन ऑफ डिविजनल परफॉर्मेंस, कंफर्मिटी विथ ओवरऑल गोल और इंश्योर दैट डिविजनल ऑटोनॉमी इज नॉट अंडरमाइन। इस तरह से हम लोगों ने कुछ गोल देखे, ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम के कुछ गोल देखे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग इफ यूनिट वेरिएबल कॉस्ट एंड यूनिट सेलिंग प्राइस आर नॉट कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर वेरिएबल कॉस्ट ही कांस्टेंट नहीं होगा, सेलिंग प्राइस ही कांस्टेंट नहीं होगा, तो उस सिचुएशन में आप किस चीज को बेसिस मानोगे ट्रांसफर प्राइसिंग कैलकुलेट करने के लिए। तो ट्रांसफर प्राइसिंग को कैलकुलेट करने के लिए आप किस चीज को बेसिस मानोगे, ये सवाल उठता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रांसफर प्राइसिंग कैसे आप कैलकुलेट करते हो। जब आप एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हो प्रैक्टिकल, तो आप देखते हो सबसे बेस्ट मेथड आप क्या करते हो, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आपकी कैपेसिटी को, किसी प्रोडक्ट को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ है तो आप उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लेते हो, तो वीसी प्लस ओसी जो है आप ये मेथड फॉलो करते हो, प्लस अदर एडिशनल कॉस्ट और आउटले। ठीक है, बाकी जो आपको खर्चे करने पड़ते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग की वजह से, ठीक है, तो वो कैलकुलेट करते हो, यानी कि आप रिलेवेंट कॉस्ट में आप ये सारे रिलेवेंट कॉस्ट को कंसीडर करते हो। ये ट्रांसफर प्राइसिंग कैलकुलेट करने का बेस्ट मेथड आप जो है वो अप्लाई करते हो। लेकिन ये वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने यहाँ पर ये कांस्टेंट ही नहीं है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आप तब कैलकुलेट करते हो जब सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट
से आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, जो प्रोडक्ट आप सैक्रिफाइस करने के लिए जा रहे हो ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, क्वांटिटी की जितनी क्वांटिटी को ट्रांसफर करने के लिए उसका आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में निकालते हो, प्लस आपको ट्रांसफर करने के लिए अदर एडिशनल खर्चे जो करने पड़ते हैं उसको भी आप चार्ज करते हो। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालोगे अगर सेलिंग प्राइस ही कांस्टेंट नहीं है तो, या फिर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ही कांस्टेंट नहीं है तो ये वेरिएबल कॉस्ट भी डिटरमाइन करना काफी डिफिकल्ट टास्क होगा और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करने में भी आपको डिफिकल्टी आएगी। तो ऐसी स्थिति में आप किस चीज को बेसिस मानोगे ट्रांसफर प्राइसिंग को कैलकुलेट करने के लिए? ऐसी सिचुएशन में आप किस चीज को बेसिस मानोगे? ठीक है, तो जब आपके एग्जाम में अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन देता है तो वो जो वैरी कितना कर रहा है परसेंटेज से सेलिंग प्राइस या वेरिएबल कॉस्ट, ये चीज एग्जैक्टली बता दिया जाता है। एग्जाम में जब आपका क्वेश्चन आएगा जिसमें ये वैरी करेगा तो वो आपको बता दिया जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन दिए गए रहेंगे। इसीलिए प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपको प्रैक्टिकल सॉल्व करते वक्त आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में साफ साफ लिख देगा आपको। लेकिन यहाँ पर हम लोग थ्योरेटिकली लिखेंगे कि बेस्ट मेथड क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस अदर एडिशनल चार्ज जो हम लोग करते हैं, तो वो ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करने का बेस्ट मेथड होता है। सेकेंड बात हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर अगर ऐसा सिचुएशन आ गया कि ये वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस कांस्टेंट नहीं है तो सारे के सारे लोग जो हैं वो ऑप्टिमम लेवल पर प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे, जिससे नेट रेवेन्यू जो होगा वो डिक्रीज कर सकता है। तो आप जैसा कि कैलकुलेट करते हो, आप रैंकिंग निकालते हो, रैंकिंग निकालने के बाद आप डिसाइड करते हो कि प्रोडक्ट एक्स कितना बनाना है, प्रोडक्ट वाई कितना बनाना है। इस सिचुएशन में क्या होगा कि एक लिमिट के बाद मान लो कि अगर मान लो 100 यूनिट के बाद आपने प्रोडक्ट एक्स को बनाया तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। ये लेवल आप डिटरमाइन करते हो कि मैक्सिमम क्वांटिटी कितना जो है वो आपको प्रोड्यूस करना चाहिए। यानी कि जरूरी नहीं है कि 100% कैपेसिटी पर ही प्रोड्यूस करने से किसी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है कि एक्स का केवल 100 यूनिट बनाना चाहिए और बाकी इफिशियंसी को और बाकी जो मटेरियल वगैरह सब होंगे, लेबर वगैरह सब होंगे, उसको हम लोगों को वाई प्रोड्यूस करने में बनाना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में भी सारे के सारे एक्स को भी फुल कैपेसिटी पे बनाएगा, वाई को भी फुल कैपेसिटी बनाएगा, प्रोडक्ट जेड को भी फुल कैपेसिटी पे बनाएगा। यानी कि सब को ट्राई करेगा कि ऑप्टिमल लेवल पे प्रोड्यूस करे, जिससे ओवरऑल रेवेन्यू जो होगा वो रिड्यूस कर सकता है, जरूरी नहीं है वो इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, ऐसा प्रैक्टिकल सॉल्व करते वक्त आपने कॉस्टिंग में जब रिलेवेंट कॉस्टिंग के प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो तो आपने ऐसा सिचुएशन तो देखा ही होगा कि मैक्सिमम 100 यूनिट बनाना चाहिए, आपने एडवाइस किया ही होगा। अगर 100 से ज्यादा बनाओगे तो फिर लॉस होगा, मतलब फायदा नहीं होगा। तो इस तरह से आप डिटरमाइन करते हो, तो यानी कि ऑप्टिमल लेवल पे हमेशा जो है वो प्रोड्यूस करना उचित नहीं होता है। ऐसा कॉस्टिंग में, रिलेवेंट कॉस्टिंग में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, यानी कि बियॉन्ड सर्टेन लेवल नेट रेवेन्यू विल नॉट अराइज। कुछ लेवल के बाद जो होता है नेट रेवेन्यू अराइज नहीं होता है। ठीक है, कुछ लेवल के बाद जो होता है वो नेट रेवेन्यू अराइज नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आप क्या लोगे बेसिस ट्रांसफर प्राइसिंग का, ये सवाल उठता है। तो ऐसी स्थिति में बेसिस जो है वो कौन डिटरमाइन करेगा? टॉप मैनेजमेंट को डिसाइड करना होगा। ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन हो गया कि भाई जब वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस कांस्टेंट ही नहीं है तो उस सिचुएशन में ट्रांसफर प्राइस क्या होना चाहिए, ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन होगा। ये टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। टॉप मैनेजमेंट ये लेवल पता करेगा कि कौन से ऑप्टिमल लेवल है जिसे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, नहीं तो ओवरऑल रेवेन्यू घटेगा। तो उस सिचुएशन में वो लेवल डिटरमाइन करने के बाद ऐसा उस लेवल पर जो है ऐसा आइडियल ट्रांसफर प्राइस डिटरमाइन करेगा। मतलब मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट ऐसा ट्रांसफर प्राइस बताएगा जो मोटिवेट करेगा डिविजनल मैनेजर को कि प्रोड्यूस करो, आप मात्र उसी लेवल पे, एट दिस लेवल प्रोड्यूस करो। मतलब ये सर्टेन लेवल जो हम लोगों ने यूज किया कि बियॉन्ड सर्टेन लेवल नेट रेवेन्यू विल नॉट अराइज। जब नेट रेवेन्यू अराइज नहीं होगा, ऐसा टॉप मैनेजमेंट को पता चल जाएगा कि इस डिवीजन ने इतने लेवल से अगर ज्यादा प्रोड्यूस करा तो फिर नेट रेवेन्यू अराइज नहीं होगा। तो इस सर्टेन लेवल पर, इस सर्टेन लेवल तक ही केवल प्रोड्यूस करो। इसके लिए आपको मोटिवेट करना पड़ेगा मैनेजर को, डिविजनल मैनेजर को, उस डिवीजन के मैनेजर को मोटिवेट करना पड़ेगा और उसका आइडियल ट्रांसफर प्राइस डिसाइड करके आपको बताना पड़ेगा कि भैया प्लीज आप इसी लेवल पे प्रोड्यूस करो, इससे ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है आपको कंपटीशन के चक्कर में। ठीक है, क्योंकि इस लेवल से ज्यादा आप प्रोड्यूस करोगे तो आपके डिवीजन को तो फायदा होगा लेकिन ओवरऑल कंपनी को घाटा हो जाएगा। तो बियॉन्ड सर्टेन लेवल नेट रेवेन्यू विल नॉट अराइज। आइडियल ट्रांसफर प्राइसिंग which motivate the manager to produce at this level. Transfer pricing may be imposed सेंट्रली इंपोज किया जाएगा। मतलब जैसा कि मैंने बोला टॉप मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेती है और वो इंपोज करेगी, तो इसीलिए ट्रांसफर प्राइसिंग को सेंट्रली इंपोज करना चाहिए ऐसी स्थिति में। तो हम लोगों ने देखा व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग इफ यूनिट वेरिएबल कॉस्ट एंड यूनिट सेलिंग प्राइस आर नॉट कांस्टेंट। तो बेस्ट मेथड ट्रांसफर प्राइसिंग करने का वीसी प्लस ओसी प्लस अदर एडिशनल चार्जेस होता है।
ऑल विल ट्राई टू प्रोड्यूस एट ऑप्टिमल लेवल। अगर जो है आपका ट्रांसफर प्राइसिंग पता है, अगर ये वेरिएबल ये कांस्टेंट ना हो तो ऐसी स्थिति में सबका सब ऑप्टिमल लेवल पर प्रोड्यूस किया करने की कोशिश करेगा सारे के सारे डिवीजन। और कुछ लेवल के बाद बियॉन्ड सर्टेन लेवल नेट रेवेन्यू जो होता है वो अराइज नहीं होता है, इसीलिए इस लेवल पर मात्र आप प्रोड्यूस करो। सर्टेन लेवल बोलो तो एट दिस लेवल ही आप प्लीज प्रोड्यूस करो। इसकी वजह से आइडियल ट्रांसफर प्राइस जो होगा ऐसा डिटरमाइन करना पड़ेगा जो मोटिवेट करेगा डिविजनल मैनेजर को। और ये कौन डिटरमाइन करके देगा? सेंट्रली डिटरमाइन करना चाहिए, यानी कि हेड ऑफिस यानी कि टॉप मैनेजमेंट जो है वो डिटरमाइन करके देगी। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कवर। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द मार्केटेबल ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोसीजर रिगार्डिंग द गुड्स ट्रांसफर अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। तो मार्केटेबल ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोसीजर हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहां हम लोगों को क्या बताना है? मार्केटेबल ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोसीजर मतलब क्या कि ऐसा ट्रांसफर प्राइस हम लोगों को बताना है जो आप इस प्रोसीजर से ऐसा ट्रांसफर प्राइस डिटरमाइन कर सकते हो जो आपका मार्केटेबल होगा, मतलब अगला डिवीजन खरीदने को तैयार भी हो जाएगा और आपको बेचने में भी उचित रहेगा, ठीक है। तो मार्केटेबल ट्रांसफर प्राइसिंग, और ये आपके मार्केट प्राइस से जो है अगर आपका एक्सटर्नल मार्केट है तो उस प्राइस से भी मिलता जुलता रहेगा। तो उसमें दो सिचुएशन में हम लोगों को बताना है कि क्या मार्केटेबल ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोसीजर होगा। पहला कंडीशन क्या बोलता है? व्हेन डिवीजन आर नॉट कैप्टिव ऑफ इंटरनल डिवीजन, ठीक है। जब कैप्टिव यूज होता ही नहीं है, कैप्टिव यूज क्या होता है आपने इनडायरेक्ट टैक्स में अच्छे से पढ़ा होगा। तो जब डिवीजन आर नॉट कैप्टिव ऑफ इंटरनल डिवीजन एंड द डिवीजन आर फ्री टू डू बिजनेस विथ बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, और ऐसी स्थिति में इंटरनली भी बेचा जा सकता है एक्सटर्नली भी बेचा जा सकता है, लेकिन इंटरनली तो कैप्टिव यूज है ही नहीं। एंड व्हेन देयर आर रीजनेबली कॉम्पिटिटिव एक्सटर्नल मार्केट फॉर द ट्रांसफर्ड प्रोडक्ट, जहां पर रीजनेबली कॉम्पिटिटिव एक्सटर्नल मार्केट है, ठीक है। यानी कि कैप्टिव यूज हमारे पास नहीं है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास विद इन द डिवीजन हमारा कैप्टिव यूज नहीं है, इंटरनल डिवीजन में हमारा कोई यूज नहीं है, तो हमें बाहर वालों को देना ही है। अब बाहर वाले में हम अपने दूसरे डिवीजन को दे दे, अपने कंपनी के अंदर में दूसरे डिपार्टमेंट को दे दे, या फिर एक्सटर्नली मार्केट में बेच सकते हैं। और हम लोगों के पास जो है कॉम्पिटिटिव एक्सटर्नल मार्केट है, मतलब हमारे प्रोडक्ट का बहुत डिमांड है, हमारे डिवीजन के प्रोडक्ट का मार्केट में भी काफी डिमांड है और हमारे दूसरे डिवीजन में भी डिमांड है। मान लो डिवीजन 1 है हम, तो डिवीजन 2 में भी इसका डिमांड है और मार्केट में भी डिमांड है। तो ऐसी सिचुएशन में डिवीजन 2 से हम लोगों को क्या चार्ज करना चाहिए? वही ट्रांसफर प्राइस होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को डिवीजन 2 से मार्केट प्राइस चार्ज करना चाहिए। डिवीजन 2 वाले तुम भी खरीदोगे तो तुमको हम मार्केट प्राइस पे ही देंगे, ठीक है, जितने में हम मार्केट में बेच सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि हमारा रीजनेबली कॉम्पिटिटिव एक्सटर्नल मार्केट है। तो ये मार्केटेबल ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोसीजर पहले सिचुएशन में हम लोगों ने देखा। सिचुएशन 2 देखते हैं हम लोग। इफ द एक्सटर्नल मार्केट फॉर द ट्रांसफर्ड गुड इज नॉट रीजनेबली कॉम्पिटिटिव, यहां पर बोलता है रीजनेबली कॉम्पिटिटिव है, लेकिन अगर एक्सटर्नल मार्केट जो होगा वो रीजनेबली कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो मान के चलेंगे दो सिचुएशन यहां पर, इस सिचुएशन 2 में भी, जब सारी सिचुएशन तो सिमिलर है लेकिन यहां पर रीजनेबली कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमारे पास आइडल कैपेसिटी है, हमारे पास आइडल कैपेसिटी एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या करेंगे? कितना चार्ज करेंगे? ट्रांसफर प्राइस क्या होना चाहिए? और अगर हमारे पास आइडल कैपेसिटी नहीं है तो कितना चार्ज करना चाहिए? ये सवाल उठता है, ठीक है। तो एक्सटर्नली मार्केट नहीं है, तो हम लोगों ने यहां पर क्या देखा था? पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सबसे बेस्ट मेथड होता है ट्रांसफर प्राइस का वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर हमारे पास आइडल कैपेसिटी में ही बना रहे तो मात्र हम वेरिएबल कॉस्ट चार्ज करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास जो है आइडल कैपेसिटी नहीं है, इसकी वजह से हमको कुछ प्रोडक्ट का सैक्रिफाइस करना पड़ता है, या फिर अदरवाइज हम पैसे कमा सकते हैं पर नहीं कमा पाएंगे। अगर हम डिवीजन 2 को ट्रांसफर करेंगे तो VC प्लस OC होता है, और अदर कॉस्ट जो आप चार्ज कर सकते हो, एडिशनल कॉस्ट आपका खर्चा अगर लगता है तो वो आपको चार्ज करना ही है। तो यहां पर भी हमारा दो सिचुएशन वही अराइज होता है। पहला सिचुएशन हमारा क्या अराइज होता है? अगर आइडल कैपेसिटी एग्जिस्ट है तो इस सिचुएशन में वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, VC प्लस OC, और OC तो यहां पर आप जैसा कि जानते हो कि 0 हो जाएगा क्योंकि आपकी आइडल कैपेसिटी है। जब आइडल कैपेसिटी पे आप प्रोड्यूस कर सकते हो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काहे का? यानी कि आपको वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, आपको वेरिएबल कॉस्ट मात्र चार्ज करना है, जैसा कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, मात्र वेरिएबल कॉस्ट चार्ज करना है, ये 0 हो जाएगा और ये कुछ खर्चा आपका बनता है तो ठीक है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम लोगों का ये वेरिएबल कॉस्ट जो है उसको हम लोगों को चार्ज करना है। अगर आइडल कैपेसिटी में है तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूडिंग एडिशनल कॉस्ट ड्यू टू दिस ट्रांसफर, ठीक है, उसी को ट्रांसफर प्राइस माना जाएगा। फिर बोलता है अगर कोई आइडल कैपेसिटी नहीं है उस डिवीजन के लिए, यानी कि हमको अपना नॉर्मल ऑपरेशन में से कुछ प्रोडक्ट का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा डिवीजन 2 को ट्रांसफर करने के लिए, मतलब एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में ट्रांसफर होने वाले प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा,
ठीक है, जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में ही बनाने के लिए हमको खुद का कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारा जा रहा है। मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन में जो आप नंबर ऑफ आउटपुट जो है उसमें से कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज आप कर रहे हो, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ट्रांसफर प्राइसिंग आपका यहां पर हो जाएगा, प्लस एडिशनल आउटले अगर कुछ होता है तो वीसी प्लस ओसी प्लस एडिशनल आउटले, यहां पर केवल वीसी, क्योंकि वीसी जो वेरिएबल कॉस्ट चार्ज करेगा, ओसी तो पूरा का पूरा नील हो जाएगा, प्लस अदर एडिशनल कॉस्ट। तो मैं आपको ये क्वेश्चन फिर से समझा दूं कि मार्केटेबल ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोसीजर क्या होना चाहिए सिचुएशन 1 में, जब डिवीजन को कैप्टिव कंजम्पशन नहीं है और डिवीजन जो होता है वो फ्री है, या तो इंटरनली बेचे यानी कि डिवीजन 1 डिवीजन 2 को बेच दे, या फिर बाहर मार्केट में बेच दे, ठीक है, और उनका रीजनेबल कॉम्पिटिटिव एक्सटर्नल मार्केट भी है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको डिवीजन 2 को ट्रांसफर करना है तो मार्केट प्राइस चार्ज करो, ठीक है, ये बेस्ट मेथड होगा आपका ट्रांसफर प्राइसिंग चार्ज करने के लिए। सिचुएशन 2 बोलता है कि अगर एक्सटर्नल मार्केट फॉर ट्रांसफर्ड गुड्स इज नॉट रीजनेबली कॉम्पिटिटिव, एक्सटर्नल मार्केट जो होता है वो ट्रांसफर गुड्स का रीजनेबली कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो दो सिचुएशन अराइज होता है। अगर आपका आइडल कैपेसिटी है तो उस सिचुएशन में तो मात्र आप वेरिएबल कॉस्ट चार्ज करो, वेरिएबल कॉस्ट प्लस एडिशनल कुछ आउटले होता है तो वो चार्ज करो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप यहाँ पे चार्ज मत करो क्योंकि आपके आइडल कैपेसिटी में ही प्रोड्यूस हो जा रहा है। दूसरा, अगर आपका आइडल कैपेसिटी में प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है यानी कि आपका कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप वीसी यानी कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर एडिशनल प्लस एडिशनल आउटले अगर कुछ हो रहा है तो, अदरवाइज नहीं हो रहा तो केवल वीसी प्लस ओसी आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगा, और यहाँ पर केवल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। तो ये सिचुएशन अराइज होता है। आप प्लीज पॉज करके रीड कर लो, ये सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल से देके बताने वाले क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि मैं जल्दी में कवर करवा रहा हूँ ये फास्ट ट्रैक मोड में, इसकी वजह से मैं सारा का प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। बाकी चीजें जो है आप थ्योरी में यहाँ पर आंसर में पढ़ सकते हो, आपकी प्रैक्टिस मंडल में आंसर दिए गए हैं इसके, ठीक है, और पादुका की किताब में या फिर अदरवाइज किसी भी थ्योरी बुक में आपको ये सब क्वेश्चन कॉमनली मिल जाएंगे। डिस्कस द पोटेंशियल फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ इनकम बाय मल्टीनेशनल थ्रू द यूज ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म। ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म से आप जो हैं आप मैक्सिमाइजेशन ऑफ इनकम करना चाहते हो, ऐसा ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोसीजर आप बनाना चाहते हो, ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहते हो ट्रांसफर प्राइसिंग का जिसके कारण आपकी संभावनाएं बढ़ जाएं इनकम को मैक्सिमाइज करने के लिए। आप याद रहे यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी हो यानी कि आपका एक कंट्री से अलावा भी अदर दैन दूसरे तीसरे चौथे कंट्री में भी आपका जो है वो ब्रांच खुला हुआ है, मतलब आपकी कंपनी खुली हुई है यानी कि आपका डिवीजन है, दूसरा डिपार्टमेंट है जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो उस सिचुएशन में आप कैसे कैसे फायदा उठा सकते हो, ठीक है। तो यहां पर बोलता है कि ट्रांसफर प्राइसिंग अलग अलग सिचुएशन में किस किस हिसाब से हो जाएगा। तो यहां पर हम लोगों का सवाल क्या बोलता है, डिस्कस द पोटेंशियल फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ इनकम बाय मल्टीनेशनल थ्रू द यूज ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म। थ्रू द यूज ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म, किन किन स्टेप को अगर एक मल्टीनेशनल कंपनी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर देती है तो ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म से वो अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती है, यानी कि संभावनाएं बढ़ जाती हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ इनकम करने के लिए। तो अलग अलग सिचुएशन है। यहां पर हम लोगों को सिचुएशन 1 है हाई टैक्स कंट्री, यानी कि जिस कंट्री में हम लोग अपना ट्रांसफर कर रहे हैं प्रोडक्ट को, अपने डिवीजन को, अपने दूसरे डिवीजन को जिस कंट्री में ट्रांसफर कर रहे हैं उस कंट्री का टैक्स रेट हाई है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग रिलेटिवली आपको ज्यादा रखना चाहिए, ताकि ट्रांसफर प्राइसिंग रिलेटिवली आप ज्यादा रखोगे तो उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, खर्चा ज्यादा दिखेगा। जब एक्सपेंस साइड में ज्यादा दिखेगा तो उनका इनकम कम होगा, यानी कि उनका टैक्स कम लगेगा। तो हाई टैक्स वाली कंट्री है तो ट्रांसफर प्राइस जो है आपको ज्यादा रखना चाहिए, जिससे आपके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा, क्योंकि उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा ज्यादा दिखेगा, जो प्रोडक्ट आप ट्रांसफर कर रहे हो उसका एक्सपेंस ज्यादा दिखेगा, तो उनका इनकम कम हो जाएगा, रिड्यूस होगा इनकम, यानी कि टैक्स उनको कम लगेगा। तो ट्रांसफर प्राइसिंग रिलेटिवली ज्यादा रखना है जब हाई टैक्स कंट्री में ट्रांसफर किया जा रहा है तो प्रोडक्ट, क्योंकि वहां पर कॉस्ट का इनपुट ज्यादा लिखेगा बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो प्रॉफिट लो दिखेगा और जिसके कारण टैक्स बचेगा। दूसरी बात हम लोग करते हैं सिचुएशन कंट्री हैविंग हाई इंपोर्ट ड्यूटी। जिस कंट्री में आप ट्रांसफर कर रहे हो उस कंट्री में जो है इंपोर्ट ड्यूटी का रेट ज्यादा है, इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा चार्ज पे लग रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ट्रांसफर प्राइसिंग को उस सिचुएशन में आपको कम रखना चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी आपका एफओबी पे कैलकुलेट होता है और एफओबी के हिसाब से जब आप इंपोर्ट ड्यूटी देते हो या फिर सीआईएफ वैल्यू वगैरह सब जो कैलकुलेट करता है वहां पर, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि उस सिचुएशन में वो कम से कम आना चाहिए। अगर कम से कम आना चाहिए तो उस पर मल्टीप्लाई करेगा ड्यूटी का रेट, और ड्यूटी का रेट मल्टीप्लाई करेगा तो कम टैक्स लगेगा, ठीक है। तो जिस कंट्री में आप ट्रांसफर कर रहे हो उस कंट्री में अगर इंपोर्ट ड्यूटी लग रहा है, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लग रहा है, हमारी कंट्री के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग जो है ट्रांसफर प्राइस कम रखना चाहिए, ताकि कम से कम एसेसेबल वैल्यू हो, और कम से कम एसेसेबल वैल्यू होगा तो इंपोर्ट ड्यूटी कम पे करना पड़ेगा उनको,
तीसरा बोलता है कंट्री हैविंग हाई इन्फ्लेशन रेट, जिस कंट्री में हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं उसका इन्फ्लेशन रेट जो है वो ज्यादा है, ट्रांसफर किया जा रहा है उस कंट्री में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है, तो हम लोगों को ट्रांसफर प्राइस जो है ज्यादा रखना चाहिए ताकि कुछ हद तक डिवैल्यूएशन के एडवर्स इफेक्ट से बचा जा सके। तो कंट्री हैविंग हाई इन्फ्लेशन रेट, तो हमारा ट्रांसफर प्राइस ज्यादा होना चाहिए ताकि कुछ हद तक एडवर्स इफेक्ट से बचा जा सके, डिवैल्यूएशन के एडवर्स इफेक्ट से बचा जा सके। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कंट्री हैविंग पॉलिसी ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ रिपैट्रिएशन। कंट्री जो होती है वो उस डिवीजन से, मतलब उस कंट्री जिस कंट्री में हम लोग ट्रांसफर करने के लिए आ रहे हो वो जो है रिपैट्रिएशन पर प्रोहिबिशन लगा के रखी है, काफी कठिन कंडीशन रखा हुआ है। तो उस सिचुएशन में हमारी कंट्री में पैसा आने नहीं देगा, हमारे हेड ऑफिस को पैसा आने नहीं देगा, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? तो आपको पैसा आएगा नहीं तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है ट्रांसफर प्राइस रखो, ज्यादा से ज्यादा रखो। तो जो कंट्री इनकम यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट को रिपैट्रिएशन पर पाबंदी लगाती है, उस कंट्री में अगर हम लोग अपने प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में ट्रांसफर प्राइस हाई रखना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। उसके पांचवा नंबर पॉइंट क्या है हमारा? पांचवा नंबर पॉइंट बोलता है ट्रांसफर प्राइसेस को, मतलब यहां पर हम लोगों को क्या बोलता है कि अगर किसी का मार्केट को ब्रेक करना है, अपने प्रोडक्ट में कंपटीशन के लिए मार्केट को ब्रेक करना है या अपने मार्केट शेयर को बढ़ाना है, तो उस सिचुएशन में प्राइस कम से कम रखो, ट्रांसफर प्राइस कम से कम रखो ताकि जो है प्रोडक्ट का फाइनल प्रोडक्ट जो भी बना रहे हैं हमारे डिवीजन नंबर 2 उसका जो है कम से कम रहे, फाइनल प्रोडक्ट का जो है कॉस्ट कम से कम बैठे ताकि जो है कम रेट पे वो लोगों को अवेलेबल करवा सके। तो ट्रांसफर प्राइसिंग ऐसी सिचुएशन में कम रखना चाहिए। ठीक है, तो ये बताता है। तो डिस्कस द पोटेंशियल फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ इनकम बाय वे ऑफ मल्टीनेशनल थ्रू द यूज ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म। तो ट्रांसफर प्राइसिंग किया जा रहा है ऐसे कंट्री में जो हाई टैक्स कंट्री है, तो उस सिचुएशन में हाई रखो ताकि उनका इनकम कम होगा, टैक्स कम चार्ज होगा। उसके बाद कंट्री हैविंग हाई इंपोर्ट ड्यूटी है तो आप अपना जो है वो ट्रांसफर प्राइस जो है लो रखो ताकि एसेसेबल वैल्यू कम आए और कम इंपोर्ट ड्यूटी लगे डिवीजन 2 को। ठीक है, उसके बाद कंट्री हैविंग हाई इन्फ्लेशन रेट, जिस कंट्री का हाई इन्फ्लेशन रेट है तो डिवैल्यूएशन के, करेंसी डिवैल्यूएशन के एडवर्स इफेक्ट से बचने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? कॉस्ट को हाई रखना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि मतलब कॉस्ट को हाई रखेंगे तो एडवर्स इफेक्ट से हम बच सकते हैं। उसके बाद कंट्री हैविंग पॉलिसी ऑफ प्रोहिबिशन फॉर रिपैट्रिएशन, तो बिल्कुल ही ज्यादा हमें प्राइस रखना चाहिए क्योंकि रिपैट्रिएशन पे ही पाबंदी लगा कर रखा हुआ है। तो अगर हमारा उद्देश्य है किसी के मार्केट को ब्रेक करना या फिर मार्केट शेयर अपना बढ़ाना, तो ऐसी सिचुएशन में लो रखना चाहिए ट्रांसफर प्राइस को। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग इज वाइडली डिबेटेड एंड कंटेस्टेड टॉपिक। डिस्कस करना इस बात को। ट्रांसफर प्राइसिंग जो होता है काफी डिबेटेबल इशू होता है और काफी कंटेस्टेड टॉपिक होता है। वो कैसे होता है इस बात को हमें डिस्कस करना है। तो पहला नंबर पॉइंट देखते हैं हम लोग। व्हेन परफॉर्मेंस इज सक्सेस इवैल्यूएटिंग क्राइटेरिया, जब ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे डिवीजन मिलकर कॉमन गुड्स और सर्विस का यूज करते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि प्रॉफिट सेंटर डिवीजन को ट्रीट किया जाता है। ठीक है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने का क्राइटेरिया डिवीजन ने कितना प्रॉफिट कमाया वो है। तो इस सिचुएशन में आपका कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है डिवीजन के बीच में आपस में, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था। ठीक है, तो व्हेन परफॉर्मेंस इज सक्सेस इवैल्यूएटिंग क्राइटेरिया, तो काफी प्रॉब्लम अराइज होता है। कॉन्फ्लिक्ट इन डिसेंट्रलाइज सिस्टम, डिसेंट्रलाइज करने का मकसद होता है हर डिवीजन को ऑटोनॉमी देना, डिसीजन लेने का फ्रीडम देना और टॉप मैनेजमेंट का के ज्यादा से ज्यादा इंटरफेस से बचाना। ठीक है, पर कई कारण से टॉप मैनेजमेंट या डिवीजन के आपस में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है डिवीजन और टॉप मैनेजमेंट वगैरह सबके बीच में आपस में। तो कॉन्फ्लिक्ट इन डिसेंट्रलाइज सिस्टम, तो ये काफी कॉन्फ्लिक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है। तीसरा हम लोगों ने लैक ऑफ ओवरऑल कंसिडरेशन, हर डिवीजन अपने इंडिविजुअल गोल को ध्यान में रखता है और हर डिवीजन अपने आप को इंडिविजुअल गोल को ध्यान में रखते हुए रखता है, तो कॉपरेशन एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा नहीं करता है, तो ओवरऑल कंसिडरेशन नहीं हो पाता है। तो लैक ऑफ ओवरऑल कंसिडरेशन, अगर ट्रांसफर प्राइसिंग का सिचुएशन आता है सिस्टम में तो फिर लैक ऑफ ओवरऑल कंसिडरेशन हो जाता है। उसके बाद फिर बोलता है कि ट्रांसफर एट कॉस्ट करने में सबको मतलब हर कोई डिवीजन ऐसा नहीं होता जो कॉस्ट पर दूसरे डिवीजन को देना चाहता है, अगर उसको अच्छा जो है वो इंसेंटिव नहीं मिले। ठीक है, तो यहां पर बोलता है कि कोई भी डिवीजन गुड्स एंड सर्विसेज को कॉस्ट पर ट्रांसफर नहीं करना चाहती है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट चार्ज करना चाहती है, जो कि हो नहीं पाता। कई बार ट्रांसफर कॉस्ट पे करना पड़ जाता है, तो उसकी वजह से जो है वो लोग थोड़ा निराश हो जाता है जो डिवीजन ट्रांसफर करते रहता है। उसके बाद कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज, कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज में किसने कितना एग्जैक्टली यूज किया है उसके लिए हर बार अप्रोप्रिएट बेसिस नहीं मिल पाता है बांटने के लिए। कॉमन कॉस्ट को बांटने के लिए जो एक डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3 ने कॉमन गुड्स एंड सर्विस यूज किया है, तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एलोकेट करने के लिए, अपॉर्शन करने के लिए अप्रोप्रिएट बेसिस नहीं मिल पाता है। उसके बाद हम लोग छठा नंबर पॉइंट देखते हैं। ट्रांसफर करने वाला डिवीजन जो बोलता है कि
ट्रांसफर करने के कारण उसका जो है गुड पिक्चर जो है वो प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है परफॉर्मेंस का। ट्रांसफर जो कर रहा है डिवीजन, वो डिवीजन क्या बोलता है कि गुड पिक्चर ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो हमारा नहीं दिख पा रहा है इस ट्रांसफर के चक्कर में। अगर हम एक्सटर्नल मार्केट में सेल करते तो हमारा अच्छा पिक्चर दिखता परफॉर्मेंस का। उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट बोलता है नो इंसेंटिव इफ ट्रांसफर एट वेरिएबल कॉस्ट। अगर वेरिएबल कॉस्ट पे ट्रांसफर करना पड़ जाता है, ठीक है, यानी कि कॉस्ट पर ट्रांसफर करना पड़ जाता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, तो उसको इंसेंटिव नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जो है उस डिवीजन का मैनेजमेंट डीमोटिवेटेड होता है, ठीक है, तो परफॉर्मेंस पे उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। तो नो इंसेंटिव इफ ट्रांसफर एट वेरिएबल कॉस्ट। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा व्हेन परफॉर्मेंस इज सक्सेस इवैल्यूएटिंग क्राइटेरिया, तो डिवीजन के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट इन डिसेंट्रलाइज सिस्टम, टॉप मैनेजमेंट के साथ डिविजनल वालों मैनेजमेंट का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। लैक ऑफ ओवरऑल कंसिडरेशन, ओवरऑल कंसिडरेशन ठीक से नहीं हो पाता ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल प्रॉफिट के लिए। ट्रांसफर एट कॉस्ट जो होता है वो काफी डिवीजन करना नहीं चाहती है, काफी डिमोटिवेट होती है इससे। फिर बोलता है कॉमन गुड्स एंड सर्विस को एलोकेट करने का एप्रोप्रिएट बेसिस नहीं मिल पाता है, गुड पिक्चर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिल पाता है उस डिवीजन का, वो डिवीजन ऐसा सोचती है। नो इंसेंटिव इफ ट्रांसफर एट वेरिएबल कॉस्ट, अगर वेरिएबल कॉस्ट पे ट्रांसफर करना पड़ जाता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था वीसी प्लस ओसी, ट्रांसफर प्राइसिंग इक्वल टू वीसी प्लस ओसी, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट पर जब ट्रांसफर करना पड़ जाता है तो डीमोटिवेट होता है, क्योंकि उसको अच्छे से इंसेंटिव नहीं मिल पाता है। तो ये सब काफी डिबेटेड एंड कंटेस्टेड टॉपिक होता है। इसकी वजह से टॉप मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजिक डिसीजन काफी अच्छी होनी चाहिए। अगर ट्रांसफर प्राइसिंग का आप कंसेप्ट यूज करने के लिए जा रहे हो, ऐसा एडवाइस किया जाता है, आप अपने मन से एडवाइस भी दे सकते हो। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है वो कंप्लीट होता है ट्रांसफर प्राइसिंग का। उसके बाद हम लोग यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफॉर्म कंपैरिजन के बारे में देखेंगे।